नमस्कार मित्रों। दो 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व इस देश के अंदर एक वातावरण था कि लोगों को लग रहा था कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर क्षेत्र में अनियमितताएं थीं। सरकार जैसे लापरवाह दिखती थी। उसके बाद एक भरोसा, एक उम्मीद के साथ लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलना पसंद किया और आज संगठन भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व के साथ कहती है कि जो भरोसा और जो विश्वास लोगों ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो व्यक्त किया था, एक साल के बाद वो भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। इन्हीं सब तथ्यों पर पहले क्या था, आज क्या है, देश के वरिष्ठ, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली साहब इस पूरे विषय पर आपके सामने अपनी बात रखेंगे और पूरे देश भर में संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में इस पूरे एक वर्ष के कार्यकाल के रूप में 26 मई से 1 मई तक जन कल्याण पर्व हमारा संगठन मना रहा है। उसमें कौन कौन नेता कहां कहां जाएंगे, हमारे कार्यक्रम क्या रहेंगे, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री श्रीमान अनंत कुमार जी उस विषय को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनंत कुमार जी को कि वो जो संगठन के जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में कहां कहां क्या क्या वो रहेगा, उसकी जानकारी विस्तृत रूप से आपको दें। मित्रों, छब्बीस में नरेंद्र मोदी नेतृत्व की भारत सरकार के सालगिरह है और ये प्रथम वर्ष को भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में जन कल्याण पर्व के नाम पर हम मनाने वाले हैं। 26 मई से 31 मई तक पूरा देश भर में जनसभाएं होंगे, पत्रकार वार्ताएं करेंगे और जगह जगह पर हमने जो कई शुरुआत किए हैं, साल एक शुरुआत अनेक, ऐसे कई शुरुआत हमने किए हैं। इसके बारे में प्रदर्शनी भी लगाएंगे और बैंकों के और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जन कल्याण हेतु जो जन सुरक्षा के बीमा और पेंशन योजना हमने लागू किया है, उसके लिए हितग्राहियों के लिए मेला भी लगाएंगे। मित्रों, 25 मई यानी पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थान दीनदयाल ग्राम जो मथुरा में है, वहाँ एक विशाल रैली होगी, जनसभा होगी और 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक किसान चैनल, उस किसान चैनल का लोकार्पण करेंगे। किसान चैनल शुरू होगा। उस किसान चैनल में 24/7 जो कृषि और किसान संबंधी विषय है उसका टेलीकास्ट होते रहेंगे और पूरा देश भर के किसानों के लिए जो विषय चाहिए वो
ये किसान चैनल उपलब्ध कराएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी 25 मई सुबह 10 बजे इस जन कल्याण पर्व के उपरांत आप सबके साथ एक पत्रकार वार्ता करेंगे। 26 को ही कहा, और 26 शाम को करनाल में वो रैली करने वाले हैं। और 27 को 26 तारीख को सुबह 10 बजे इसी हॉल में उनका पत्रकार वार्ता होगी, और दोपहर 12 बजे करनाल में वो एक विराट रैली संबोधित करने वाले हैं। और 27 को 5 बजे सूरत में उनका जनसभा है, और 28 को वो पणजी में कार्यक्रम करने वाले हैं। मित्रों, हमारे केंद्र सरकार के सभी मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हमारे सभी सांसद, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री, प्रदेशों के सभी विधायक और केंद्र के पदाधिकारी, हर प्रदेश के पदाधिकारी सब मिला करके देश भर में हम 200 बड़े रैलियां और 5000 जनसभाएं करने वाले, यानी हर देश भर के हर प्रदेश के मुख्यालय में, संभाग केंद्र में, जिला मुख्यालयों में, तहसील केंद्र तक इस जन कल्याण पर्व के जनसभाएं हम करेंगे और मोदी सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में, उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएंगे। और उसके साथ हम जो योजनाएं बनाए हैं उसके बारे में उनको उजागर करते हुए उसमें भागीदारी के लिए और साथ देने के लिए उनको आह्वान देंगे। 200 स्थानों पर हम पत्रकार वार्ता भी करने वाले हैं और 500 स्थानों पर हम प्रदर्शनियां लगाएंगे और 340 वैन के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री 20,000 स्थानों पर वीडियो के मुखांतर द्वारा और छोटे प्रदर्शनियों के द्वारा जनता के सामने ये सभी कार्यक्रम हम रखने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के सभी विश्वविद्यालयों में वहाँ के छात्र और युवा के बीच में इन विषयों के उपलब्धियों के बारे में लेके जाने के लिए हम युवा संवाद आयोजन करने वाले हैं। और हमारे सभी नेता, हमारे सभी माननीय केंद्रीय मंत्री देश भर में बड़े बड़े रैलियां भी करने वाले हैं और हर केंद्रीय मंत्री 3 दिन समय देंगे। उस 3 दिन में 3 रैलियां करेंगे, 3 पत्रकार वार्ता करेंगे और उसके साथ जो पार्टी ने महासंपर्क अभियान का ऐलान किया है, उस महासंपर्क अभियान में मोदी सरकार के उपलब्धियों के बारे में करपत्र लेकर के हर दिन 10-10 घरों पे भी जाएंगे। ऐसे एक व्यापक तरीके का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय अरुण जी
हमें संबोधित करें। नहीं, क्या है, हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बड़ी रैलियां करेंगे, लेकिन हमारे सांसद, हमारे विधायक, वो सारे मिलकर के और उसके साथ हमारे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, मंडल स्तर के पदाधिकारी, ये सब हर तहसील से लेकर के ऊपर के हर जगह पर रैली, छोटे बड़े सभाएं करेंगे। वो कुल मिलाकर के 5,000 हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे उसके बाद नहीं, उसके बाद सवाल लेंगे आपके, जो भी क्लैरिफिकेशन है इसके बाद आई करेंगे। रिक्वेस्ट माननीय अरुण जेटली जी टू एड्रेस ऑल ऑफ अस। वी विल टेक द क्वेश्चंस लेटर। थैंक यू। पिछला एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा है। इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सहयोगियों को साथ लेकर तो बहुमत और भी ज्यादा था। सरकार ने अपना पहला वर्ष संपन्न किया है। इस वर्ष में केंद्र सरकार बनने के साथ साथ राज्यों में भी पार्टी की ताकत खूब बढ़ी है। झारखंड में, हरियाणा में हमने अपनी ताकत के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी हम अपनी सर्वाधिक ताकत पर पहुंचे और अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर चौथा प्रांत था जहां हम हिस्टोरिकली सबसे अधिक सीट्स जीते और पीडीपी के साथ पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु देशम के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की सरकार बनी। 5 राज्यों में बीजेपी लेड या अपने साथियों के साथ या अपने पूर्ण बहुमत पे इस वर्ष में हमने सरकारें बनाई हैं, केंद्र सरकार के अलावा। 2 अन्य प्रांत थे जहां गैर कांग्रेसी दल जीते, ओडिशा और तेलंगाना। दिल्ली में हम लोग चुनाव हारे, लेकिन जो प्रमुख विपक्षी रहे हैं हमारे कांग्रेस के, 8 राज्यों में एक प्रकार से यूनिफॉर्मली उनकी हार हुई। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता भी थी वो भी एक रिकॉर्ड हाई थी। हमने एक अनप्रेसिडेंटेड गेन सदस्यता के रूप में भी किया और एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस देश की राजनीति का सेंटर स्टेज बनी है, हम लोगों को इसका अवसर मिला है। 1996, 1998, 1999 3 चुनावों में लोकसभा में हम सबसे बड़े थे। 2004 में हम 7 सीट से नंबर 2 रह गए।
2009 में नंबर 2 थे और इस बार पूर्ण बहुमत मिला। पिछले 2 दशकों में अगर ये पूरा आधार लिया जाए तो बीजेपी हैज बिकम द सेंट्रल पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और देश की राजनीति प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी इस आधार पर आगे चलने वाली है, क्योंकि सेंटर स्टेज में अब हम हैं। इस वक्त पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार के चुनाव हम लोग जीते। हमारे विरोधियों में एक बौखलाहट है कि सभी एक अव्यावहारिक गठबंधन करके इम्प्रैक्टिकल कोएलिशन के साथ हमें रोकने का प्रयास करें वहां पे, लेकिन हमें विश्वास है कि बिहार अगला राज्य होगा जिसमें अपनी ताकत पर और अपने सहयोगियों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। इस वर्ष का एक प्रमुख केंद्र बिंदु यह भी था जम्मू कश्मीर में चुनाव का शांतिपूर्ण तरीके से होना, विश्वसनीय तरीके से होना। इट वॉज अ क्रेडिबल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट हुआ उसमें किसी एक पार्टी के लिए सरकार बनाना संभव नहीं था। जम्मू क्षेत्र का मैंडेट हमारे साथ था, कश्मीर क्षेत्र का अधिक बड़ा मैंडेट पीडीपी के साथ था और इसलिए हमारा जो पीडीपी से गठबंधन हुआ, सच में चुनाव के रिजल्ट ने उस गठबंधन को अपने आप से बनाया। इट वॉज एन अलायंस विच वॉज इन्फ्लिक्टेड बाय द वर्डिक्ट इटसेल्फ। हम इस गठबंधन को भी जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए मानते हैं कि हमारे वैचारिक आधार पर उनसे मतभेद भी हैं, लेकिन एक मिनिमम एजेंडा के आधार पर हमने सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर में क्योंकि अलगाववाद के साथ लड़ाई है, इसलिए वहां के मेन स्ट्रीम पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हों उस अलगाववाद के खिलाफ। ये एक नया प्रयोग हमने किया और हम विश्वास रखते हैं कि ये प्रयोग भी लंबे अरसे में देश हित के लिए होगा। जहां तक एक वर्ष की केंद्रीय सरकार के कामकाज पूरा हुआ, पार्टी और सरकार ने मिलकर जो तालमेल दिखलाया है उसमें देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपना उत्साह है। Our party and our cadres are proud of our performance. अगर मुड़ के इस एक वर्ष की तरफ देखें तो कई पॉजिटिव्स हैं। मैंने कुछ का जिक्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल किया था, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता इस देश में दोबारा कायम हुई है।
The last 1 year has restored the credibility, dignity, and stature of the Prime Minister's office. In this government, the last word belongs to the Prime Minister. And that is how it should be. जो उस पद को छोटा करने का यूपीए का प्रयास था, और सरकार की ताकत का केंद्र बिंदु शासन के बाहर हो, हम लोग हमेशा मानते थे कि यह व्यवस्था लोकतंत्र में चल नहीं सकती, इसलिए उस व्यवस्था को हमने रिवर्स किया है। एक जो निराशा का माहौल था देश की राजनीति को, प्रशासन को, अर्थव्यवस्था को लेकर, उसको रिवर्स किया है। Policy paralysis has been replaced by quick decision-making process. Reluctance has been replaced by decisiveness. सरकार की दिशा क्या है, इसके बारे में स्पष्टता है। देयर इज क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह भी आया है कि भ्रष्टाचार के विकल्प में पारदर्शिता इस देश में फिर कायम हुई है। Corruption has been replaced by transparent governance. Crony capitalism has been replaced by liberal policy-based governance. आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में लॉबिंग का कोई स्थान नहीं रहा, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहा। कोई निर्णय किसी व्यक्ति विशेष या उद्योग विशेष के लिए नहीं होते, डिस्क्रिशंस यानी पिक एंड चूज करना, मनमानी से फैसले करना, उसके विकल्प में ट्रांसपेरेंट मार्केट मैकेनिज्म्स आए हैं। जो संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग था, उसको समाप्त करना। जो जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगते थे, उनको हटाना। राज्यों के साथ एक केंद्र का अच्छा संबंध हो, इसकी एक नई व्यवस्था को कायम करना। और यही कारण है कि राज्यों का केंद्र के साथ संबंध और संपर्क बहुत सुधरा है।
नीति आयोग में भी राज्यों की भागीदारी है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू करने के बाद राज्यों में आर्थिक ताकत आई है। कोयला और खदानों से जो पैसा मिल रहा है उन राज्यों में जा रहा है जहां जनजाति क्षेत्र के लोग ज्यादा हैं, ट्राइबल्स ज्यादा हैं, और ये इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस को इस देश की आर्थिक ताकत का लाभ मिले, ये एक व्यवस्था कायम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इस सरकार ने भारत की भूमिका और छवि को उभारने का काम किया है। छोटे बड़े सब विषयों में, संकट काल में, डिजास्टर में यह माना जाता था कि केवल दुनिया में एक देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, जो लीड लेता है। आज वहां भी ताकत के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। नेपाल में, मालदीव में, यमन में, इराक में एक भूमिका हम लोगों ने निभाई है। देश की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की दृष्टि से एक जिम्मेवाराना तरीके से उसको लागू किया गया है। सोशल सेक्टर्स, सामाजिक क्षेत्रों में जो परंपरा थी कि केवल चुनावी वोटों के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं, उसके विकल्प के रूप में अभी आरंभ किया है और इसको और आने वाले सालों में मजबूत करेंगे कि देश के हर नागरिक तक सोशल सिक्योरिटी का नेट पहुंचे। इसके अतिरिक्त मैंने कई विशेष विषय, रेलवेज के, पावर के, कोल के, ऑयल सेक्टर के, कल उनका वर्णन किया था। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, बाकी आपके प्रश्नों में भी आएगा। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि इन तमाम उपलब्धियों को देश के सामने रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में, जिनका आनंद कुमार जी ने अभी जिक्र किया है, और पार्टी का सारा नेतृत्व जो सरकार में है या पार्टी में है, अगले सप्ताह भर पूरे देश भर में घूमेगा और जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध में रहेगा, प्रचार की दृष्टि से भी और जनता से फीडबैक लेने की दृष्टि से भी। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये एक देश के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। देश ऊपर उभरे और उठे और हम सब अन्य राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा करेंगे कि जिन कार्यक्रमों का देश हित में और नीतियों का समर्थन किया जा सकता है वो करें, और जिन इस विषयों पर
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेगी वो राजनीति के दायरे में उसको रखें। मुझे इतना ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहना था, बाकी आप पूछ सकते हैं। Yes, I think today is a great day. You start. Sir Venkat. My question straight to very straight question, and I expect the answer from you very straight. Now, the new Chief Minister of Tamil Nadu, Ms. Jayalalitha, has taken over the Vijay Mallya. You said that before coming Bihar election, you are going to have an alliance and going to win the election and form the government. What is BJP's strategy as far as Tamil Nadu is concerned? The BJP cadres of Tamil Nadu expect whether the BJP is going with Amma or going with Ayya. First of all, through you, let me congratulate the Chief Minister of Tamil Nadu for assuming office for the 5th time. We wish her all the success in this tenure. The BJP is not a part of AIDMK or DMK alliance. There are many issues in Parliament where we agree with the parties therein and we cooperate with them. They cooperate with us. But there are issues of differences also. As far as elections in Tamil Nadu are concerned, as at present, we have our own strategy. But as far as government to government relationship is concerned, we would maintain the best relations with the government of Tamil Nadu and fully cooperate with them for a successful tenure. Because as far as people's welfare is concerned, we have no differences on that front. रामनारायण श्रीवास्तव जी, फिर पूर्णिमा जी। पिछली सरकार में जब सरकार आई है, पिछले चुनाव में दो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार और महंगाई। आपने भ्रष्टाचार की बात की, महंगाई के इस ऊपर अभी भी काफी चीजें हैं, इतना महंगाई बढ़ी हुई है, इस पर क्या है? देखिए, महंगाई का पिछले एक वर्ष में काफी हद तक नियंत्रण रहा है। मैं काफी हद इसलिए कह रहा हूं कि जो एरिया जिससे बाहर होते हैं उसका भी मैं जिक्र कर दूंगा। इसका एक कारण रहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम गिरे और तेल के दाम गिरने से नियंत्रण होता है। पूरे विश्व भर में कमोडिटीज के दाम गिरे, उससे नियंत्रण होता है। भारत के भीतर फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आए हैं, जो 11% तक चले गए थे, इसमें मैनेजमेंट ऑफ फूड प्राइसेस उसका भी एक रोल रहा है। अपवाद इसका ये होता है कि कई बार इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से या डोमेस्टिक सीजनल फैक्टर्स की वजह से, मौसम की वजह से भी कुछ एक्सेप्शंस बनते हैं। एक मौसम साल में ऐसा आता है जहां सब्जी बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। आज की तारीख में पल्सेस के साथ, दालों के साथ ये समस्या है और इसलिए इस वक्त सरकार का फोकस क्योंकि उसकी पैदावार पे थोड़ा असर पड़ा है तो उसकी कीमत पे असर पड़ता है, तो उसका माइक्रो मैनेजमेंट करना, इसके लिए भी प्रयास है। ओवरऑल इन्फ्लेशन सिचुएशन इज मच बेटर देन इट हैज बीन इन द लास्ट 1 decade। मैडम जोशी।
You see, first of all, let me tell you, the basis of the question may be slightly erroneous. And I say this for the reason. The Congress model of welfareism was fundamentally defective. The UPA did not concentrate on increased productivity. They concentrated predominantly on redistribution of the resource. There are some ideas which we have continued. For instance, not only I have continued Manrega, but I have added more money to it. This year, the amount which is likely to be spent may be the highest ever. And the reason is that we want, in the agrarian sector, rural wages to go up. And that is one way of feeding money into the, feeding resources into the rural sector. Food security we are ensuring. But we are also concentrating on increase in growth rate so that we have more resource to pump into these areas. So our social model and I'll give you the, it's only when the resources of the state increase that your capacity at welfareism increases. And that is why from financial inclusion, the Janadhan accounts, 15 crore plus, stage 2, putting more money into them through various government programs, including direct benefit transfer. 20% of India is in the insurance net. This is one of the very low figures globally. So if we want to become a developed state, this figure of 20 has to increase. Now in the first 10-12 days of our new social security programs, we've been able to add 7.5 crore people. In both Jan Suraksha and Jeevan, both the insurance programs. And during our tenure, we want this 20% net of insurance with some subsidy from the state to substantially increase, upward towards 40-50%. Only 11% of India is pensioned. So the Atal Pension Yojana and the tax rebates that we have given for people investing in the National Pension Scheme is probably one of the most attractive investments. It also gives you an 11% return, besides the tax rebate. The idea is to make India gradually into a far bigger pensioned society. I have already passed the legislation as a part of the finance bill for unclaimed amounts lying in governments. They have been appropriated for a social sector scheme for senior citizens, which we will announce on the strength of that money. Now coming to your question which you asked me earlier also and I have replied earlier, the net expenditure on social sectors like education and health will be more than any other year in the past. But because of the restructuring done by the Finance Commission, money will not come from one pocket alone, it will come from two different pockets. It will be myopic to just see money coming from one pocket. Some schemes will be wholly funded by the center, some few, 8 of them wholly funded by the states because states have been given larger resource, and some will be funded jointly by both of them. So the net resource in the sector will increase because of this restructuring.
मिस्टर पराशर, फिर उसके बाद मिस्टर कपूर। सबको मिलेगा मौका। देखिए, पहले प्रश्न का तो उत्तर देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। नोटिफिकेशन के संबंध में मैं ये कह दूं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। आज की संवैधानिक वास्तविकता ये है, यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन केंद्र करता है। पहले 7 थी, अब 5 है यूनियन टेरिटरीज। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी के बारे में एक अलग व्यवस्था है, जहां चुनी हुई विधानसभा को संविधान ने कई अधिकार दिए हैं और कुछ अधिकार नहीं दिए। जो अधिकार नहीं दिए वो केंद्र के पास हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी में उन अधिकारों का प्रयोग केंद्र लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से करता है। इसमें कोई ग्रे एरिया का स्कोप नहीं है। यहां अधिकार केंद्र के पास है, यहां यूटी प्रशासन के पास है। अगर दुविधा रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, तो फिर दफ्तरों पे ताले लगेंगे, और ताले ना लगे इसलिए केंद्र की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि स्पष्टीकरण करे, और होम मिनिस्ट्री ने उस दायित्व को निभाया है कि क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन देकर कि कौन से अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है और कौन से उनके पास नहीं है। इसलिए जो अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है वो पर्याप्त हैं। जनता 100 दिन से प्रतीक्षा कर रही है कि उन अधिकारों के दायरे में वो शासन या प्रशासन के कदम आरंभ करें। मिस्टर कपूर। You see, the opposition has a very important function. But certainly it is not one of their functions to oppose what they themselves initiated. अमित। जब एक साल पहले जब चुनाव हुए थे, प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार और महंगाई तो बड़ा मुद्दा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों भरा नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, और चुनाव जिस दिन जीते, जिस दिन नतीजा है, उस दिन बड़ौदा की रैली में मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आ गए। लेकिन एक साल के बाद क्या आपको लगता है कि सच में अच्छे दिन आ गए हैं, या फिर अच्छे दिन आने के लिए देश की जनता को 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, या और इंतजार? देखिए, इस देश से भ्रष्टाचार हट जाए वो अच्छे दिन ही हैं। इस देश की सरकार निर्णायक बन जाए, डिसाइसिव बन जाए, वो अच्छे दिन हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश का कद ऊंचा हो, ये अच्छे दिन हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा बने, सोशल सिक्योरिटी इमर्ज हो, ये अच्छे दिन हैं। देश की अर्थव्यवस्था निराशा के माहौल से सकारात्मक दिशा में जाए, ये अच्छे दिन हैं। लेकिन और अच्छे दिन भी आपके लिए आएंगे। लेकिन जब बहुत स्कैम्स नहीं दिखते तो कुछ चैनल्स के लिए निश्चित रूप से अच्छे दिन नहीं होते। गार्गी पीछे। हाँ, पूछ लीजिए, आप ही पूछिए, पूछिए।
We have done nothing of this kind. We have only implemented whatever the 14th Finance Commission has said. If any Chief Minister feels that he is getting less under the 14th Finance Commission, he can write to us that we will continue to implement the 13th Finance Commission for him, if that is constitutionally possible. The गार्गी 14th Finance एक Commission brings more money and certainly much more money for Assam. या I thought on policy or on some issues, something more serious had been asked, but now that you've said so, I can only assure you that most ministers in this government are almost working round the clock. And if somebody has a issue of accessibility, he's certainly entitled to raise it. And the gentleman who raised it has at least been meeting me very regularly before and after that, including today morning. हाँ लास्ट में आप प्लीज हाँ लास्ट में सर You see, as far as Andhra Pradesh is concerned, certain set of commitments was made in the Reorganization Act. We have implemented most of them and are in the process of implementing. We will make sure that there are sufficient resources for the state to more than cover up for any loss of revenue because of Hyderabad eventually going to Telangana. Now a contradiction has arisen because a special status was promised to Andhra Pradesh, but the 14th Finance Commission has said that you instead give revenue deficit grant, but nobody will get a special status. Now there is a contradiction between the two. We are trying to examine how to reconcile this and make sure that by whatever alternatives we prescribe, Andhra Pradesh gets more than its due. Not a rupee less will be given to Andhra Pradesh. सुजीत ठाकुर उसके बाद राधिका जी ये एक समस्या है और इसका हल भी काफी ढूंढा गया है, बयानों में भी काफी कमी आई है. राधिका जी उसका बाद उषा जी हाँ You see, I'll tell you, I think it's very simplistic to put this question, but governance always will bring an element of responsibility on you. On terms of your ideological positions, you never change your views. So I have repeatedly said what our views earlier were on multi-brand remain our views. Similarly, we had a view on Indo-US nuclear deal.
But then, once you are in government and a previous government has implemented the deal, you work within the limitations of the government. And therefore, governance brings a kind of responsibility where a continuity has to be carried. And therefore, we've been candid enough on this issue to always say what I have repeatedly said, that my party's views on the subject of multi-brand retail are known. It's just that the old notification of the UPA continues. या केतकी फ्रॉम एनडीटीवी, उसके बाद अनामिका. Louder. It's not relating to creating any problem. The 14th Finance Commission, when it was implemented, it's a matter of arithmetic. 10% more to the states and 10% less to the center. So obviously, if your percentages goes down and the state goes up, it also said, transfer all these schemes. We didn't go so far. So we kept the schemes. Out of 66 odd schemes, only 8 were transferred. The others we are either fully funding or substantially funding. Now this 10% extra to the states, I've always said, is not an extra pocket expenditure. This is meant for these very schemes. And that is why the sectoral expenditure will go up. अनामिका जी, फिर अमतेश. देखिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता तो नहीं है. बिहार में तो जेल जाने वाले और जेल भेजने वाले इकट्ठे हैं. या मिस्टर अमतेश, फिर लिज मैथ्यू. देखिए, जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था तो सरकार ने तब भी उत्तर दिया था, लेकिन आप उस वक्त शायद सरकार का उत्तर सुने नहीं थे. कोर्ट ने दोनों विषय, सीआईसी के भी और सीवीसी के भी, एक सुप्रीम कोर्ट में था, एक हाई कोर्ट में था. 11 मई को सीवीसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है और सीआईसी के विषय पर तो अभी 3 दिन पहले हियरिंग समाप्त हुई. कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन अभी जजमेंट रिजर्व्ड है और इसलिए सरकार उन न्यायालय के आदेशों की सीमाओं में काम कर रही थी. लिज मैथ्यू, उसका दूसरा जी. You see, I have a completely different view on this. In an aspirational society, there should be higher expectations. If India grows by 7.5%, India should never be satisfied. We have to aspire for more. And this aspiration and restlessness of the people should be a pressure on those political parties, particularly the Congress, which have adopted an anti-growth, anti-development agenda. उषा जी. देखिए, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है.
एक वैधानिक मामला है, वो सर होगा, और दूसरा एक सामाजिक विषय है, और राजस्थान की सरकार उनसे बातचीत में लगी हुई है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बातचीत में से उसका हल निकलेगा। मामला न्यायपालिका के सामने भी है, इसके कई न्यायिक पहलू भी हैं, और इसलिए इससे ज़्यादा मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना अभी उपयुक्त नहीं होगा। प्लीज। हाँ, जन कल्याण पर्व में से एक साल के अंदर अंदर एक भारतीय मजदूर संघ उसी 25 तारीख को एक बैठक करने वाला है, और ऐसा लगता है कोई हड़ताल बाकी सारे संगठनों के साथ मिलकर बुलाएगा। स्वदेशी जागरण मंच भी जनसंसद कर चुका है, तो कुछ ऐसी बातचीत पार्टी या सरकार में से है कि आपके ये मित्र लोग भी जन कल्याण पर्व में उत्साह से शामिल हों? देखिए, हम भारतीय मजदूर संघ से और स्वदेशी जागरण मंच से लगातार बातचीत करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच एक वैचारिक संगठन है और उसको पूरा अधिकार है अपने विचार के अनुकूल समाज में चेतना बनाना और व्यवस्थाओं पे अपने विचार के मुताबिक दबाव रखना। जहां तक मजदूर संघ का प्रश्न है, वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है जहां बहुत क्यों है। साम्यवादियों का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभाव रहा है, और ये मजदूर संघ की क्षमता को बयान करता है कि उस क्षेत्र में घुसकर सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन मजदूर संघ बना है। तो स्वाभाविक है कि कई बार आर्थिक सुधार के विषयों पर मजदूर संगठन सहमत नहीं होते, और उनको भी हमसे असहमत होने का पूरा अधिकार है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ से भी कई बार हमारे मंत्रियों की मेरी स्वयं कई बार बात होती है, और हम लोग अपना दृष्टिकोण उनको समझाने का प्रयास करते हैं। प्लीज। हाँ, आप पूछ। हाँ, एक सेकंड। हाँ, प्लीज। देखिए, पिछला एक वर्ष प्रायः इस देश में सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से अच्छा वर्ष रहा है, और सरकार ने बार बार प्रयास किया कि किसी प्रकार का तनाव न आए। कुछ लोगों ने अगर वक्तव्य दिए तो सबसे ऊंचे स्तर पर संगठन में भी और सरकार में भी उनको समझाया गया। कुछ घटनाएं हुई चर्चेस को लेकर, एक एक के संबंध में जांच हुई है, और प्रायः वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पाए गए। वहां भी कोई सामाजिक या सांप्रदायिक तनाव नहीं था। सुरक्षा की दृष्टि से आज जितने वो धार्मिक स्थान हैं, आज दिल्ली में हर एक को सुरक्षा प्रोवाइडेड है, ताकि उस तरह की घटनाएं भी ना हो। ये पहले कभी नहीं हुआ। यस बहुआ, यू वर सेइंग समथिंग? Yes, I was just on that BMS question, because the BMS has recently said that they have, the last time that they met the ministers, they have said that in the 1 year that we reviewed the Charter of Demand, the government has not even set up a negotiating team. So what would you have You see, the government that there's constant dialogue? No, as far there is a constant dialogue. As far as the conventional dialogue with the labor ministry is concerned, that's a separate issue. But their charter of demand with regard to economic policies, they have been repeatedly called for consultations. Other trade unions, including all ideological trade unions, have also been called. Every year they meet me at least once or twice. I've had 2 to 3 meetings with them myself, हिमांशु। and separate meetings with BMS also. देखिए, जब भी इस देश में आम राय बनेगी कि देश की राजधानी पूर्ण राज्य बन जाए, तो वो हो सकता है।
लेकिन जब तक नहीं बनती, पूर्ण राज्य के अधिकार प्रांतीय सरकार को तब तक नहीं मिलते। स्मिता मिश्रा। Yesterday and today you spoke about the leadership of the Prime Minister and how the government is trying to bring on the ground the initiatives he had announced in the beginning. You also spoke of reforms in your ministry, initiated by your ministry. Anywhere in this 1 year, because this has become a talk of the town, if I can use that phrase, in contrast to the lofty vision of the Prime Minister, are you feeling a talent deficit in the present Council of Ministers? Or is the present Council of Ministers completely gelling with the visions of our Prime Minister? I don't think there is a talent deficit. हाँ, आप पूछो भैया। यार छोड़िए, जो करंट आपका मैडम। सर वेस्ट बंगाल में तृणमूल के साथ आपकी दोस्ती कैसी बढ़ी है? नेक्स्ट ईयर वहाँ इलेक्शन है और देखिए, वेस्ट बंगाल में लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। The BJP and Trinamool Congress are politically opposed to each other. We are opposed to them. और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उनसे तालमेल का कोई गुंजाइश नहीं है। हम उनके विरोध में हैं और विरोध में राज्य में रहेंगे। That should not be confused with the constitutional relationship between the West Bengal government and the government of India. The relationship of the government of India with the West Bengal government is different from BJP relationship with Trinamool Congress. And therefore, government to government, we will support each government. और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कोई हमारी एनडीए की सरकार हो या कोई कांग्रेस की सरकार हो। Government to government, there is a constitutional obligation. They'll be entitled to all support. Between BJP and Trinamool, we are separate political parties. सप्लीमेंट्री। हाँ, आपका। Who is more threat? Left or हाँ हाँ, एक और वेस्ट बंगाल से पूछो। I have not assumed that at all. You see, in the last few years, in terms of our cadre and our strength from a marginal political party in West Bengal, we have certainly gained strength. That strength was visible in the Lok Sabha elections and in the by-elections thereafter. Certainly the municipal elections have been a setback, and we'll try to renew our strength again. या मिस्टर तिवारी। हाँ, इसके बाद। हाँ, There is absolute clarity. India wants friendly relations with all its neighbors, and we'd like to resolve all issues. But there's also a clarity that for this roadmap to succeed, a lot of responsibility lies on Pakistan also. थैंक यू। Madam, that is not the language of diplomacy. जहाँ तक हमारा बॉर्डर का प्रश्न है, एक ऑर्गोइंग प्रोसेस है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके स्थान पर बॉर्डर डिटरमिन हो। इस विजिट में भी प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए एक पहल की है।
देखिए, अब बिल जॉइंट कमेटी के सामने है, हर व्यू पॉइंट उसमें है, और जॉइंट कमेटी की रिकमेंडेशंस आने दीजिए। जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग कुछ लोग करते हैं, और जब सब्सटेंस डिस्कस होगा तो सभी राजनीतिक दलों को अब जॉइंट कमेटी में उत्तर देना पड़ेगा कि गांव में सिंचाई योजनाएं चाहिए कि नहीं चाहिए, हाउसिंग फॉर पुअर चाहिए कि नहीं चाहिए, ग्रामीण सड़क योजना चाहिए कि नहीं चाहिए। Let all the names that you have taken, let them take a position on this. Last question. Yeah. You've asked one question already. I haven't asked one. बुला You've told us over yesterday and today all the achievements of the government in the past 1 year. My question to you is, what are the problem areas that the government has identified for itself in this past 1 year, apart from opposition obstruction? You see, there are challenges. The global economic situation is a challenge. The agrarian situation is a challenge. Domestic investment has to pick up. That's a challenge. And therefore, even though on the economic front, on many other issues, we've succeeded, these are still three areas, one of which, of course, is outside our control, the global economic situation, which we see as important questions. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।